हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक नामक एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम हमारे नेट जेआरएफ के भूगोल के पाठ्यक्रम की 10 यूनिट जो हमारे पास है, उन 10 यूनिट में से वे कौन से खास टॉपिक है जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉपिक्स को समझना, टॉपिक्स के कंसेप्ट को जानना, टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन्हीं टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। यानी ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक का मुख्य मकसद यही है कि आप भूगोल के जो पाठ्यक्रम है उसमें मौजूद टॉपिक की कंसेप्ट को समझ सकें। ठीक है, तो आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में चर्चा की है किसके बारे में, मृदा के बारे में, कि मृदा यानी सॉइल क्या होती है। और उसमें हमने यह भी समझा था कि सॉइल जो डिग्रेडेशन है, जो मृदा का निम्नीकरण है, यह क्या है। और उस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी कि मृदा और मृदा के निम्नीकरण इनके पीछे की वजहें क्या है, क्या कारण है। और उसी में हमने कहा था कि हम मृदा अपरदन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इससे पहले चर्चा किसके बारे में किया था, मृदा निम्नीकरण के बारे में। और हमने उसमें डिटेल से समझने की कोशिश की थी सॉइल को, सॉइल क्या है इसे हमने जाना भी था। आज हम सॉइल इरोजन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सॉइल, जिसमें हमने जाना था कि पृथ्वी की वह ऊपरी परत जिसमें पौधों के विकास के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक सोर्सेस या कहें नेचुरल सोर्सेस पाए जाते हैं। ये नेचुरल सोर्सेस क्या है, पोषक तत्व हैं, जल हैं, खनिज तत्व हैं, या वे सभी अन्य खनिज तत्व जो पौधों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, और यही सब मिलकर पौधों की, या आप कह सकते हैं कि भारत को एक कृषि प्रधान देश बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी जो आबादी है वह कृषि पर निर्भर है। और भारत में लगभग 43% हिस्सा पठारी है, लगभग 30% हिस्सा क्या है, मैदानी है, और लगभग 27% हिस्सा 43% हिस्सा पर्वतीय है, 30% हिस्सा मैदानी है, और लगभग 27% हिस्सा पठारी है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन सभी उच्चावचों की वजह से, विभिन्न प्रकार की जो भारत की भूमि है वह अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, विभिन्न मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की सॉइल भी पाई जाती है। कहीं ना कहीं ये अलग अलग प्रकार की सॉइल हमें यह बताती है कि भारत में अलग अलग प्रकार की कृषि या खेती या अनाज का उत्पादन किया जा सकता है, और ऐसा भारत में होता भी है। ठीक है, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि अनाज का उत्पादन किया जाता है। यदि हम बात करें भारत में मृदा अपरदन के बारे में कि आखिर मृदा अपरदन है क्या, तो जिस हम मृदा की बात कर रहे हैं, यानी पृथ्वी की हम जिस ऊपरी परत की बात कर रहे हैं, जहां पर आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन पोषक तत्वों का जल के द्वारा, पवनों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जल भी प्रवाहित होता है और पवन भी प्रवाहित होते हैं, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो जल और प्रवाहित या प्रवाहित जल, प्रवाहित पवनों के माध्यम से इन पोषक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, या आप कह सकते हैं मृदा से इन पोषक तत्वों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। देखिए हमने जब पिछली वीडियो में, या आपने जब उसके बारे में चर्चा की, हमने उसमें डिटेल से चर्चा किया था अनाच्छादन के बारे में। अनाच्छादन में हमने देखा था कि अनाच्छादन 2 हिस्सों में देखने को मिलता है, अपक्षय और अपरदन के रूप में। जिसमें अपक्षय का मतलब क्या था, जहां पर शैल चट्टानों का जो विघटन होता है वह किस प्रकार से होता है कि वो वही उसी स्थान पर उनका विघटन, या आप कह सकते हैं उनमें अलग अलग या शैल टुकड़ों का टूटन देखने को मिलता है। लेकिन जब यही शैल टुकड़ों का टूटन या दरार, या इसमें जो भी तत्व हैं विखंडित होते हैं, ये तत्व जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इन्हें हम अपरदन कहते हैं। यानी अपरदन में क्या है, अपरदन में शामिल है मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। तो अपरदन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अपरदन एक ही स्थान पर नहीं होता, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर पोषक तत्वों का या उन शैल टुकड़ों का स्थानांतरण हो जाता है, तब उसे हम अपरदन
कहते हैं। ठीक है, तो मृदा अपरदन में भी ठीक ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा का या मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व है इनका स्थानांतरण हो जाता है, तो इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, या तो आप मृदा का कह सकते हैं, मृदा की खास परत का, या तो पोषक तत्व। ठीक है, स्थानांतरण हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ पर जो मृदा है इसमें जो पोषक तत्व थे वे पोषक तत्व क्या हो गए, प्रवाहित हो गए जल के साथ, प्रवाहित हो गए वायु के साथ, पवन के साथ। तो यहाँ पर जो मृदा हमारे पास पहले स्थान पर पाई गई थी, इस मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ गई, उर्वरता की कमी की वजह से फसल उत्पादन यहाँ पर प्रभावित हो गई। इसलिए मृदा अपरदन एक हानिकारक, या आप कह सकते हैं कि भारत के लिहाज से एक गंभीर समस्या बनकर क्या हुई है, सामने आई है। गंभीर समस्या के साथ साथ इसने भारत में अनाज के उत्पादन को भी प्रभावित किया है। तो अब इम्पोर्टेंट बात कि जो यह मृदा अपरदन हम देख रहे हैं, इस मृदा अपरदन के पीछे के कारण क्या है और इस मृदा अपरदन के प्रकार क्या है, तो ध्यान रखें। यानी आपको मृदा अपरदन की यदि डिफाइन करना है तो इंपॉर्टेंट बात, प्रवाहित जल प्रवाहित पवन के माध्यम से मृदा की ऊपरी परत या मृदा में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन पोषक तत्वों का ऊपरी परत का यदि कटाव या क्षरण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कटाव या क्षरण होता है तो इसे हम मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। और मृदा अपरदन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह आपको ध्यान रखना है। यदि मृदा की अपरदन की दर, ध्यान रखें, यदि किसकी, मृदा की अपरदन की दर ज्यादा है मृदा के निर्माण की दर से, तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी और विकराल समस्या बनकर सामने आ सकती है। ठीक है, यानी एक गंभीर समस्या ये बनकर सामने आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मृदा की अपरदन की दर कम होनी चाहिए मृदा निर्माण की दर से। तो इसे भी आप यहाँ नोट कर ले, मृदा अपरदन की दर यदि अधिक है मृदा निर्माण की दर से, तो इससे क्या होगा, मृदा निम्नीकरण की गंभीर समस्या निकलकर सामने आ सकती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात की ये जो मृदा अपरदन है, यह मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है, किन किन माध्यमों से कैसे मृदा का अपरदन हो सकता है। ठीक है, यानी मृदा अपरदन के हम प्रकारों के बारे में चर्चा करने वाले। प्रकार, मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन के प्रकार देखिए, कई प्रकार से आपको इसके अपरदन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है बूंद अपरदन। यह क्या है, बूंद अपरदन। बूंद अपरदन की बात करें, बूंद अपरदन में क्या शामिल है, बूंद अपरदन में जब बारिश की बूंद है, तो आप कह सकते हैं जो बूंद अपरदन है यह अपरदन की पहली प्रक्रिया है या प्रथम प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, इस पहली प्रक्रिया में क्या होता है, जब सूखी मिट्टी मान लीजिए है कहीं पर, क्योंकि पहले तो सूखी मृदा होगी, इस सूखी मिट्टी में जब बूंद बूंद करके पानी पड़ता है, तो इस छोटी छोटी से बूंदों से मृदा की जो ऊपरी परत है वह क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इस ऊपरी परत में बूंद के कणों से या बारिश की बूंदों की वजह से जो ऊपरी परत है इसके कण विखंडित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कण क्या होते हैं, मृदा के विखंडित हो जाते हैं। तो इसे मृदा की कौन सा अपरदन, बूंद अपरदन कहते हैं। यानी यह मृदा अपरदन जो कि मृदा अपरदन का क्या है, पहला चरण है। इसमें जो बारिश की बूंदें सूखी मिट्टी की ऊपरी परत पर पड़ती हैं, तो इसमें मृदा के कण वियोजित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मृदा के कण वियोजित होने की वजह से मृदा की जो ऊपरी परत है वह क्या होती है, ऊपरी परत विघटित होती है। तो इस प्रकार के अपरदन को बूंद अपरदन कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात, बूंद अपरदन के बाद आती है इसकी अगली स्टेज, वह है परत अपरदन। तो अब इंपॉर्टेंट बात कि परत अपरदन क्या है। तो देखिए, अभी तक ये जो बूंदे हैं लगातार नीचे की ओर गिर रही हैं, तो अब इन बूंदों के गिरने की जो चरण की क्रिया है वह अगले चरण में पहुंच गई। तो अगली चरण में बूंदों के निरंतर प्रवाह के कारण, ध्यान रखिए,
प्रवाह है, या आप कह सकते हैं इस पर प्रहार। ठीक है, तो अगले चरण में इन बूंदों के निरंतर प्रहार की वजह से, प्रहार अब इसे कहेंगे, तो बूंदों के निरंतर प्रहार की वजह से जो मृदा की जो परत है, हम जिस परत की बात कर रहे थे, इस पूरी परत में या मृदा की जो पतली परत है, इसमें मृदा का कटाव होने लगता है। आपको ध्यान रखना है, मृदा का कटाव होने लगता है। और इस प्रकार के अपरदन को, जहां पहली परत या पतली परत में कटाव होता है, उसे हम परत अपरदन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखना है कि परत अपरदन सामान्यतः कब देखने को मिलता है, जब जो समतल मैदानी भाग है वहां पर लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही हो, तो उस प्रकार की बूंदों के प्रहार की वजह से पहली परत में कटाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के अपरदन को हम परत अपरदन कहते हैं। परत अपरदन के बाद अगला जो स्टेज आता है, यानी अगला चरण आता है, वह है रिल अपरदन। अब इंपॉर्टेंट बात कि यह रिल अपरदन क्या है, तो देखिए हमने अभी क्या देखा था, सबसे पहले बूंदों के माध्यम से प्रहार हो रहा था, फिर बूंद के बाद ये बूंद या बारिश की जो बूंदें हैं लगातार गिर रही हैं, यानी मूसलाधार वर्षा गिर रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। अब ये जो मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो बारिश की बूंदें या बारिश का पानी नीचे की ओर गिर रहा है, यानी जो बहता हुआ जल है, इस बहते हुए जल में क्या हो, एक छोटी सी या धारा बन जाए। तो छोटी सी या छोटी नालियों के रूप में जब ये परिवर्तित हो जाए, छोटी नालियों के रूप में जब मृदा का कटाव हो, इन छोटी नालियों की वजह से जब मृदा का कटाव होता है, छोटी नालियां प्लस ये क्या है, ये गहरी भी है। तो जब इन छोटी नालियों की वजह से और इन गहरी नालियों की वजह से मृदा में कटाव देखने को मिलता है, तो इस प्रकार के अपरदन को रिल अपरदन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी जो बहता हुआ जल है वे क्या हो गया, छोटी छोटी नालियों में परिवर्तित हो गया, गहरी नालियों में परिवर्तित हो गया, और इसकी वजह से मृदा का लगातार अपरदन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि जब इस प्रकार का अपरदन होगा, तो जो हमारी कृषि भूमि है, ठीक है, ये लगातार प्रभावित होगी। ठीक है, तो कृषि भूमि को यह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। रिल अपरदन के बाद जो अगला अपरदन का प्रकार है, वह है अवनालिका अपरदन। ध्यान रखिएगा, अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन क्या है, तो देखिए जैसे हमने अभी रिल अपरदन में क्या देखा कि छोटी छोटी नाली बन गई हैं और ये नालियां गहरी हैं। जब यही नालियां बड़ी हो जाए, तो बड़ी नालियों के रूप में, प्लस ये नालियां क्या हो, विस्तृत हो जाएं, बहुत से बड़े क्षेत्र को कवर कर लें। तो जब इन बड़ी नालियों की वजह से ये जल का बहुत बड़ा सोर्स बड़ी नालियों की वजह से विस्तृत क्षेत्र को कवर करे, और इस प्रकार से जब मृदा का अपरदन होता है, तो उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। तो ध्यान रखें, इसमें क्या है, इसमें जो नालियां हैं वे बड़ी हैं और बहुत विस्तृत क्षेत्र को कवर करती हैं। ठीक है, और इसी कृषि भूमि के क्या होगा, जो कि बहुत बड़ी बड़ी नालियां हैं और विस्तृत क्षेत्र को कवर कर रही हैं, तो जो हमारे पास कृषि भूमि है, जब बहुत बड़ी नालियां यहाँ से गुजरेंगी, तो कृषि भूमि क्या हो गई, खंडों में विभाजित हो गई, है ना, क्या हो गई, छोटे छोटे कृषि भूमि खंडों में विभाजित हो गई। एक खंड यह, दूसरा खंड है, छोटे छोटे जब ये खंडों में विभाजित हो जाती है, तो इस प्रकार की भूमि को देखिए, हम जो चंबल के बीहड़ देखते हैं ना, बहुत अधिक मात्रा में जब बड़ी नालियां वहां से प्रवाहित हुई हैं, तब खंडित भूमि का निर्माण हुआ है, और उसी खंडित भूमि को हम जो चंबल के बीहड़ के नाम से जानते हैं, वह अवनालिका अपरदन के बाद ही निर्मित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि अवनालिका अपरदन के बाद छोटी छोटी जो भूमि है या खंड है, जो कृषि भूमि है, वह अलग क्षेत्र में या अलग टुकड़ों में खंडित हो जाती हैं। तो अब इंपॉर्टेंट बात, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्षेत्र। कोई भी कृषि भूमि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और यदि अवनालिका अपरदन हो, तो वह पूरा क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, जिससे जो आपने देखा सुना होगा, जो बीहड़ वाला क्षेत्र है, वो इसके एग्जाम्पल में शामिल हो जाता है, जिसे हम उत्खात भूमि कहते हैं। उत्खात भूमि, ठीक है, यानी यह अब बंजर हो गया है, किसी कृषि योग्य भूमि नहीं है, अनुपयुक्त भूमि है। ठीक है, और इसी के बाद अवनालिका अपरदन के बाद जो अगला चरण है, वह है धारा चैनल अपरदन। धारा चैनल अपरदन, अब यह क्या है, तो जो ये अभी
जल की बड़ी नालियों के रूप में प्रवाहित हो रहा था जल, अब यह जल एक बड़ी धारा के रूप में प्रवाहित होगा और मोटी धारा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होगा। ध्यान रखिएगा, मोटी धारा के रूप में जब यह बड़ा जल की मात्रा मोटी धारा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार प्रवाहित होगा, और कब तक प्रवाहित होगा, यह चैनल के रूप में तब तक प्रवाहित होगा जब तक एक ढालनुमा आकृति नहीं बन जाती। तो इस प्रकार के अपर्दन को धारा चैनल अपर्दन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अपर्दन के विभिन्न प्रकारों को समझने की कोशिश की। ठीक है, यानी अपर्दन कितने प्रकार से हो सकता है। अब हम समझते हैं अपर्दन के कारणों को, कि किन कारणों की वजह से अपर्दन हो सकता है, यानी इसके पीछे क्या रीजन देखने को मिल सकते हैं जिसके कारण अपर्दन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अपर्दन यानी क्या, यानी मिट्टी का एक क्षेत्र है और इस मिट्टी के क्षेत्र में कटाव हो गया, पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए, या आप कह सकते हैं कि मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें ह्रास हुआ, क्योंकि क्षेत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोषक तत्व क्या हो गए, क्षरित हो गए, क्षरण हो गया उनका, स्थानांतरण हो गया उनका, कटाव हो गया उनका। तो इंपॉर्टेंट बात कि मृदा अपर्दन के कारण क्या है, किन किन कारणों की वजह से मृदा अपर्दन देखने को मिलता है। तो इसमें जो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट कारण है वह है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण, निर्वनीकरण यानी क्या, यानी जो वन है उन वनों का जो लगातार कटाव हो रहा है, उस वनों की कटाव की जो संख्या है वे लगातार बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है, इससे ही हम निर्वनीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ की जड़ें होती हैं बहुत विस्तृत होती हैं, फैली होती हैं, और ये जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है ना, क्योंकि मान लीजिए कि यह एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक, और इन पेड़ की जो जड़ें हैं ये अपने आसपास की जो मिट्टी है इस मिट्टी को क्या करती है, बांध के रखती है। तो बांध कर रखने की वजह से क्या होगा, अभी तक मिट्टी का क्षरण कम हो रहा था, बहुत तेजी से अब देखिए हवा चलेगी, बहुत तेजी से जल प्रवाहित होगा। यदि निर्वनीकरण लगातार बढ़ेगा, वनों की कटाई लगातार बढ़ेगी, तो वन कट गए, और वन कट गए तो जड़ें भी वहां नहीं रह गई, तो जल यहाँ पर जो मृदा है इस मृदा को जल बहुत तेजी से बहा कर ले जाएगा, जिस वजह से मृदा अपर्दन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मृदा अपर्दन का एक बड़ा कारण क्या है, निर्वनीकरण। तो ध्यान रखिएगा कि निर्वनीकरण के बनने से लगातार पानी की वजह से, वायु की वजह से मृदा का अपर्दन हो रहा है। ये मृदा के अपर्दन देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात है अत्यधिक पशुचरण। ये भी एक इंपॉर्टेंट समस्या है, अत्यधिक पशुचरण। अब अत्यधिक पशुचरण क्या है? अत्यधिक पशुचरण यह है जो कृषि योग्य भूमि है उस पूरे क्षेत्र में यदि पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारण के लिए भेजा जाता है, तो वो जो पूरी क्षेत्र है जहां पर अभी तक चारा मौजूद था वहां पर यदि लगातार पशुओं का चारण किया जाएगा, अत्यधिक मात्रा में पशुओं के चारण को वहां भेजा जाएगा, तो जो मिट्टी अभी तक एकदम फिक्स थी, पूरी मान लीजिए मिट्टी वाले क्षेत्र है, यहाँ पर दूब या चारा मौजूद है, ठीक है, इसने क्या किया है, इस मिट्टी को भी बांध के रखा है एक साथ, बहुत घना है यदि ये चारा, तो इसे और तेजी से गठित करके रखता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही इस चारे का क्या हो गया, उपयोग हो गया, या पशुओं ने चारे को उखाड़ कर क्या कर लिया, खा लिया, या मान लीजिए ऊपर से पूरा चारा समाप्त हो गया, अत्यधिक इस क्षेत्र में पशुचारण हो गया, तो चारण की वजह से जो मृदा अभी तक जो जिसने इसे गठित करके रखा है, पकड़ के रखा है, यह क्षेत्र क्या हो जाएगा, मृदा पे इनकी जो पकड़ है वह हो जाएगी ढीली, और मृदा में जब यह पकड़ ढीली हो जाएगी तो मृदा में जब ढीली हो गई, यानी अब क्या हो गया, मृदा जो एकदम गठित थी अभी, जब इस क्षेत्र से पूरा ये हिस्सा निकला तो ये क्या हो गया, बिखर गया, ये क्षेत्र बिखरा, तो यहाँ पर जो तत्व है ये बहुत तेज पानी की वजह से, बहुत अधिक तीव्र गति की हवा की वजह से क्या हो, ये पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएंगे। तो अत्यधिक पशुचारण की वजह से भी मृदा अपर्दन देखने को मिलता है, और जलीय और वायु अपर्दन इसकी वजह से तीव्र गति से होता है। ठीक है, ये तो हमने समझा निर्वनीकरण को, अत्यधिक पशुचारण को। इसके अलावा कुछ अन्य कारण है जैसे जलीय अपर्दन। ठीक है, तो यदि जलीय अपर्दन हो रहा है, जलीय अपर्दन यानी क्या, जल बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा है, और जल बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, यानी बहुत तीव्र गति से बढ़ने की वजह से यह मृदा की एक परत को दूसरी परत तक स्थानांतरित करके ले जा रहा है, और इस प्रकार के अपर्दन को आप क्या कहेंगे, जलीय अपर्दन।
और ऐसे क्या, जो मिट्टी में जो घुलनशील पदार्थ हैं उन घुलनशील पदार्थों को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहित कर लेता है ना। इसकी वजह से जो मृदा है उसमें जो भी पोषक तत्व हैं उनकी कमी देखने को मिलती है। और ठीक ऐसा ही कारण होता है वायु अपर्दन की वजह से भी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वायु भी क्या करती है, अपर्दन करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वायु प्रवाहित होती है तो वह क्या करती है, वह जो हमारे पास मृदा है उसमें जो पोषक तत्व हैं, जो मृदा के जो सूक्ष्म कण हैं, इन सूक्ष्म कणों को ये क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ाकर ले जाती है, जिसे हम कहते हैं अपवहन। ध्यान रखिएगा, इसे ज्योग्राफी की भाषा में अपवहन कहा जाता है। जो मृदा में सूक्ष्म कण है, बहुत तीव्र गति से यदि हवा चल रही होती है तो मृदा के सूक्ष्म कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर ले जाती है, जिसे अपवहन कहते हैं। और इसके माध्यम से जो मृदा में पोषक तत्व हैं वे क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं और स्थानांतरित के साथ साथ बह जाते हैं। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा जो चक्रवात भी इसका एक कारण हो सकता है। चक्रवात जो बहुत तीव्र गति से हवा चलती है उसमें भी वायु के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं और उसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, मृदा अपरदन देखने को मिलता है। ठीक है, इतना ही नहीं, कुछ अन्य कारण भी है, जैसे आप कह सकते हैं हिमानी अपर्दन की वजह से, क्योंकि अभी अपने जलीय अपर्दन पढ़ा, वायु अपर्दन पढ़ा, हिमालय अपर्दन, हिमानी अपर्दन क्या है, हिमानी अपर्दन का मतलब है इसमें बर्फ की बहुत बड़ी मात्रा मिट्टी या चट्टानों से चूंकि सटी हो, ये बहुत तीव्र गति से जब ये बर्फ नीचे की ओर गिरती है तो उन शैल के ऊपर वाले हिस्से को या मिट्टी के उस हिस्से को जो उपजाऊ है वो क्या होती है, नीचे तक बहा कर ले जाती है, इससे हिमानी अपर्दन कहते हैं। ठीक, और इम्पोर्टेंट बात आप इसमें शामिल कर सकते हैं झूमिंग या झूम कृषि, झूमिंग भूमि। अब ये झूमिंग कृषि क्या है, झूमिंग कृषि का मतलब यह है कि अभी तक मान लीजिए पूरा समुदाय है जो एक ऐसे स्थान पर रह रहा है जहाँ कृषि योग्य भूमि है। अब यह कृषि योग्य भूमि अनुपजाऊ हो गई, या अब ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, अनुपजाऊ हो गया, बहुत साल से इन्होंने यहाँ कृषि कर ली, तो ये पूरे लोग उठकर अब दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करते हैं। और जब ये दूसरे स्थान पर कृषि करते हैं तो किस स्थान पर करते हैं, जहां पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इन स्थान पर कृषि करने के लिए पेड़ पौधों का कटाव करते हैं। जब ये पेड़ पौधों का इस स्थान पर कटाव करते हैं और फिर अगले स्थान पर जाते हैं तो लगातार इनके स्थानांतरण की वजह से ये लगातार क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों का कटाव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी मृदा अपरदन देखने को मिलता है। तो झूमिंग कृषि को भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने के लिए क्या कर देते हैं, वृक्षों का लगातार और अधिक कटाव कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे मृदा के जो पोषक तत्व हैं वह बह जाते हैं, हर बार बह जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो झूमिंग कृषि है, झूमिंग खेती है, वह भी मृदा अपरदन को क्या करती है, प्रभावित करती है, वह भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है। और आपने सुना होगा भूस्खलन। ठीक है, तो भूस्खलन अपरदन भी दरअसल एक अपरदन का कारण माना जा सकता है। क्यों, क्योंकि भूस्खलन की वजह से जो लैंडस्लाइड होती है ना, आपने सुना होगा भूस्खलन यानी क्या, यानी लैंडस्लाइड। तो भूस्खलन में भी क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र या जो हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, जो पर्वतीय क्षेत्र है वो चूंकि ढालनुमा आकृति बन जाती है, भूस्खलन से एक स्थान से दूसरे स्थान मृदा खिसक गई, ढालनुमा आकृति बन गई, अंदर की ओर आकृति बन गई, वहां पर खनन आदि को बढ़ावा दिया जाता है। तो खनन आदि को बढ़ावा देने से लगातार क्या होगा, मृदा में जो पोषक तत्व है वह बह जाएंगे, वे हट जाएंगे, वे निकल जाएंगे। इसकी वजह से जो भूस्खलन की है उसके माध्यम से भी अपरदन होता है, यानी भूगर्भ कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्यों, भूस्खलन की वजह से क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्लाइड हो गया। अब यहाँ पर जो ढालनुमा आकृति बनी थी, क्या हो गई, यहाँ पर खुदाई हो गई, खनन हो गई और ढालनुमा आकृति बन गई, तो यहाँ पर अब अपरदन क्या होगा, तेजी से हो जाएगा। ढालनुमा आकृति बनने से हवा या वायु जल के माध्यम से जो अपरदन होगा वह तेजी से होगा। इस वजह से ये सभी कारण जो हमने चर्चा में अभी देखे, लाए निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, जलीय अपरदन, वायु अपरदन, हिमानी अपरदन, झूम कृषि, भूस्खलन अपरदन, ये सभी अपरदन को बढ़ावा देने वाले क्या है, कारण है। अब इम्पोर्टेंट बात
कि ये जो अपर्दन हमने देखा, यह इस अपर्दन की वजह से आखिर कौन से हमें जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मृदा अपर्दन की वजह से जो सबसे खतरनाक प्रभाव देखने को मिलता है कि मृदा अपर्दन क्या करता है, फसलों के उत्पादन को प्रभावित करता है। फसलों की जो उत्पादन है, उत्पादन की जो मात्रा है, ध्यान रखें, फसलों के उत्पादन को प्रभावित करता है। फसलों के उत्पादन को यह प्रभावित करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपर्दन हो गया तो कहीं ना कहीं वहां पर गुणवत्ता का, मृदा की गुणवत्ता का ह्रास हो गया, मृदा में उर्वरक तत्वों की कमी आ गई, जिसकी वजह से फसलों में उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। फसलों का उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया, यानी ये फसलों के उत्पादन को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि जब मृदा अपर्दन हमने देखा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अब क्या हो गए, पोषक तत्व स्थानांतरित हो गए। अब ऐसे में क्या हुआ, जैसे ये पोषक तत्व स्थानांतरित हुए, वहां पर आपने कृषि तो की, वहां पर आपने खेती तो की, लेकिन जिन जैविक पदार्थों की आपको आवश्यकता है, जिन पोषक पदार्थों की आपको आवश्यकता है, उन पोषक पदार्थों की कमी हो गई, है ना। पोषक पदार्थों की क्या हो गई, कमी हो गई, पोषक तत्वों और जैविक पदार्थों की कमी, इससे जैविक पदार्थों की क्या हो गई, कमी। कहीं ना कहीं ये भी हमारी जो उत्पादन है, हमारे जो कृषि है, उसकी जो गुणवत्ता है, क्योंकि हम क्या मानते हैं, अनाज आपको शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन, शरीर के लिए आवश्यक जो विटामिन है वो प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जब इन पदार्थों में ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी ही नहीं तो कैसे शरीर की आवश्यकताओं की ये पूरी कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी उत्पादन, फसल की गुणवत्ता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटाव हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षरण हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण को भी क्या करते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, मरुस्थलीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। न केवल मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं, अपर्दन की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पोषक तत्व में प्रवाहित होकर दूसरे स्थान पर आ गए, तो आपने मान लीजिए किसी स्थान पर बीज बोए हैं, अब दूसरे स्थान से प्रवाहित होकर पोषक तत्व उन बीजों के ऊपर आ गए, तो अब इससे क्या होगा, बीज के ऊपर एक और नई परत बन गई, तो अब बीजों के अंकुरित होने का जो समय है, जो बाहर निकलने का उनका समय है, वह भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फसल के एक जो इनकी अवधि है उसे भी ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि किसके माध्यम से अपरदन होता है, और फिर हमने जाना मृदा अपरदन के कारणों के बारे में, किन किन कारणों से ये मृदा अपरदन देखने को मिलता है। फिर अंत में हमने थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में जाना कि आखिर इससे क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक शुक्रिया।